हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपी दलाल ने प्रदेश में किसान के हित में शुरू की गई प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं पर जानकारी दी है। दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसान के साथ खड़ी है। सुनिए। हरियाणा में किसान और किसानी के लिए प्रदेश की सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है और अभी हाल ही में जो धान की बिजाई जो शुरू होनी है उसको लेकर भी सरकार ने किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। और कि क्या और किस तरीके से प्रोत्साहन है और उसके अलावा भी तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, अभी धान की बिजाई जो है वो शुरू होनी है, लेकिन आपकी जो फसल विविधीकरण की स्कीम है उसके तहत आप किसानों को किस तरीके से आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या ये योजना है आपकी? देखिए, हमारे यहाँ पानी की समस्या है। हरियाणा में अपना कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है। पानी हमें या तो भाखड़ा से मिलता है या जमुना से मिलता है, दूसरे प्रदेशों से आता है। और हमारा काफ़ी इलाका जो हरियाणा का धान की खेती करता है। ये सही है कि किसान एमएसपी की वजह से धान की तरफ आकर्षित है, और ये भी सही है कि एक किलो धान पैदा करने में हजारों लीटर पानी लग जाता है। तो उस संकट से प्रदेश को बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना लागू की थी, मेरा पानी मेरा विरासत। क्योंकि धान बोने से भूजल एकदम नीचे चला गया, पानी खत्म हो जाएगा, पानी बचाना जरूरी है। तो उसके लिए हमने कहा भी जो किसान धान छोड़ के कोई और फसल बोएगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा है कि धान छोड़ के खाली खेत छोड़ दो तब भी 7,000 रुपये देंगे। और मकसद ये है कि पानी का बचाव करना। और दूसरा जो विधि है डायरेक्ट सीडिंग की, बीज से धान बोने की, कि उससे बिजाई करे तो 20-25% पानी की बचत होती है। उसका भी हमने कहा है कि जो किसान डीएसआर विधि से धान बोएगा उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। और इस योजना का बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, किसानों को समझ में भी आ रहा है और धीरे धीरे करके इसको अपनाते जा रहे हैं। तो एक हमारी धरती खराब हो गई है, जहाँ जमीन को ठीक करने के लिए मूंग की खेती करते हैं, ढेंचा की खेती करते हैं। ढेंचा के बीज पे हम 50% सब्सिडी देते हैं। मूंग की खेती पे भी हम बाजरा छोड़ के मूंग बोए, उसमें 4,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। तो सारी मैकेनाइजेशन मशीनें के लिए हम बहुत सारी सब्सिडी देते हैं। माइक्रो इरिगेशन पे 85% सब्सिडी है। इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि किसान सोच समझ करके अपनी धरती, अपना पानी, अपना पर्यावरण उसको मेंटेन रखे और उसको नुकसान भी ना हो, और बागवानी की तरफ ध्यान दे, फसलों का विविधीकरण करे। अब पंजाब ने, आपने देखा होगा, कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 1,500 रुपये पानी बचाने के लिए दिया है। हम तो 4,000 रुपये पहले से दे रहे हैं। जो आप 7,000 4,000 दे रहे हो, खेत खाली फिर भी खुशहाली जो आपकी योजना है, या फिर आपकी जो ये डीएसआर विधि है, इसमें आप 4,000 और 7,000 दे रहे हो। पंजाब ने 1,500 रुपये की बात की है। अब किया, हमारे तो पहले से ही है, हमने पिछले साल भी दिए थे। हमारा, मैं कहता हूँ कि हरियाणा सरकार की जो किसान हितैषी नीतियाँ हैं किसी भी प्रदेश से अच्छी है। मंडियाँ हमारी अच्छी हैं, प्रोक्योरमेंट हम ज़्यादा करते हैं, 72 घंटे में हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट लेट हो तो हम ब्याज देते हैं। बीमा का जो पैसा है हरियाणा में सबसे अच्छा मिलता है, खराबे का पैसा सबसे अच्छा मिलता है। खराबे के लिए अभी पीछे मीटिंग हुई थी कि जो एक पोर्टल लागू किया है हमने, उससे अब ये कर दिया कि बहुत शिकायत आती है कि हमारी सरसों खराब होगी, हमारा गेहूँ खराब हो गया, और पैसा जाता है 6 महीने बाद, तब तक कोई सबूत रहता नहीं। किसान कहता था मेरी खराब आता 60%, पटवारी कहता है 25%। तो उसका समाधान के लिए भी हमने पोर्टल शुरू करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। वो जो ओरिएंटेशन कार्यक्रम में चर्चा हुई है सर की फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल, इस पोर्टल पे अब किसान को भी अधिकार होगा अपनी फसल का नुकसान का पोर्टल पे डालने का? हम हर चीज किसान की सुविधा के लिए कर रहे हैं। इस पोर्टल से किसान खुद भरेगा कि हमारे यहाँ फसल ओले की वजह से, पाले की वजह से, आंधी तूफान की वजह से, जल भराव की वजह से खराब हो गई है, इतने % खराब आए, मेरी फसल मेरा पोर्टल पे भर देगा। पटवारी को जाके उसको वेरीफाई करना है, और जो पटवारी लिखेगा वो उस टाइम किसान को दिखाई देगा। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप उस पर लिख सकते हैं,
नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, डीसी है। तो ये जो शिकायतें हैं किसान को कि भाई हमारी जो फसल ज़्यादा खराब हुई थी, पटवारी ने हमारा गलत लिख दिया, उस शिकायतों के समाधान के लिए ये नया पोर्टल शुरू करेंगे। सर, ये जो आपने इसके साथ साथ जो हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो पूरे देश भर में लागू है, हरियाणा में इसमें आप किस तरीके से किसानों की रुचि देखते हैं? और साथ ही आपने उससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी शुरू की है, जिसमें आपने कई फसलों को रखा है कि वो उनके खराबे पर भी उनको जो सरकार मुआवजा देगी। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना, इनका हरियाणा में किसानों में किस तरीके का उत्साह देखते हैं आप? देखिए, दोनों योजनाएं स्वैच्छिक हैं, कोई पाबंदी नहीं है। किसान अपने आप इन योजनाओं को अपना रहे हैं। और हरियाणा में मैं फिर बार बार बताता रहता हूं कि जो किसानों को 1500 करोड़ रुपए के आसपास दिया, हरियाणा सरकार और भारत सरकार की किट्टी से कंपनियों को जो पैसा गया 5000 करोड़ रुपए, तो उससे 200-300 करोड़ रुपए किसान को ज़्यादा मिला है। तो किसान लाभान्वित हुए हैं, उसका जो जोखिम है कम हुआ है। और अब जो बागवानी बीमा योजना है वो तो हमने इसी साल शुरू की है, 40,000 और 30,000 रुपये दे करके। हमारे विभाग की अपनी योजना है। तो किसान को इस शिकायत आती थी कि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खराबे में पैसा दे दिया, लेकिन जो बागवानी की सब्जियों की फसल है उसमें लागत ज़्यादा होती है, वो ख़राब होती है, जल्दी ख़राब होती है, उसका बीमा नहीं था, तो वो भी हमने शुरू कर दिया है। तो अब तो बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर हम सरकार किसान के साथ है। बीज पे सब्सिडी, पौध लगाते हैं सब्जियों की उस पे सब्सिडी, पॉली हाउस पे सब्सिडी, ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी, और जो पौध लगाने के बाद जो उसके खेत में जाते हैं बागवानी के सब्जियों के, उस पे सब्सिडी है। फसल खराब हो जाए तो उस बीमा योजना है। फिर भाव कम हो जाए तो भाव अंतर भरपाई योजना है। आखिर तक हमारी कोशिश ये है कि किसान जोखिम उसका हमारा, किसान फसलों का विविधीकरण करे, लाभ किसान का। सर, किसानों को और ज़्यादा जो है वो समृद्ध बनाने के लिए हरियाणा में जो है वो पशुपालन की तरफ भी ज़्यादा आप लोगों को लेकर जा रहे हैं। पिछले दिनों भिवानी में 3 दिन तक का एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, उसमें प्रदेश भर के जो पशुपालक हैं उन्होंने अपने पशु वहाँ पर वो लेकर पहुंचे। तो ये आप पशुपालन को लेकर किस तरीके की योजनाएं हैं सर, ताकि किसान खेती के साथ साथ पशुपालन के साथ भी जुड़े? देखिए, परसों हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी में मैं किसान और हमारे सारे पशुपालन विभाग के डॉक्टर, यूनिवर्सिटी के सारे लोआस के सारे पदाधिकारी बैठ के पूरा दिन मंथन करेंगे। और मकसद ये है कि किसान क्या चाहता है, किसान को क्या दिखते हैं, किसान आज कहाँ संतुष्ट नहीं है, वो बातें उनसे लेकर के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे कि आप किसान के लिए ये काम, अपने व्यवहार को, अपनी कार्य प्रणाली को मॉडिफाई करें। और उसमें हमने कदम भी उठाए हैं। अब जैसे हमारी योजना है कि हम 200 मोबाइल वैन चलाएंगे हरियाणा में। उन वैन के अंदर डॉक्टर होगा, दवाई होगी और एक कॉल सेंटर चलाएंगे। जैसे पुलिस का नंबर होता है 112 या कुछ, उस पर फ़ोन कर दीजिए और उसको डॉक्टर, वैन और दवाई आपके घर पहुंचेगी। और तो हर ब्लॉक में लगभग 140 ब्लॉक हैं, तो एक एक वैन तो हो ही जाएगी, कुछ अलग से हो जाएगी। और हम रियल टाइम ऑब्जर्व करेंगे कि कब शिकायत हुई, कब बहन पहुंची, कब उसका इलाज हुआ, उसका इलाज कामयाब हुआ नहीं हुआ। दूसरा, और मैं सोचता हूं कि जितने हमारे 1000 के आसपास वेटरनरी सर्जन हैं, एक कॉल सेंटर पे उनके काम की मैपिंग करना चाहता हूं कि जो किसान शिकायत करता है, कोई चीज़ करता है, तो वो भी कॉल सेंटर पे करे। और उनको मैं कोई ऐसा योजना बनाने मेरे दिमाग में है कि मैं ऐसे करूँ कि वो उस डॉक्टर के पास, जिस इलाके का डॉक्टर, हमारा खबर जाए और हम देखें कि वो कितनी देर में उसका इलाज करता है, नहीं करता है, और हफ्ते में कितने इलाज, हर चीज़ की मैपिंग करनी चाहता है। जिम्मेदारी फिक्स करना चाहते हैं कि हर जनसेवक, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, वो अपना काम सही ढंग से जनता की सेवा में लगा हुआ है कि नहीं। ये आप जो एम्बुलेंस 200 जो है वो प्रदेश भर में जो है वो पशुपालन विभाग के साथ जोड़ रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस पे जब कोई कॉल करेगा, आपका जो कस्टमर केयर या कॉल सेंटर जो आपका नंबर होगा, तो डॉक्टर और दवा लेकर एम्बुलेंस पहुंचेगी, यानी ये एम्बुलेंस भारत सरकार हमें देगी। हम इसका पैसा टेंडर करेंगे, कोई कंपनी हायर करेंगे जो डॉक्टर और दवाइयाँ और वो VLD वगैरह साथ रखेंगे। इसका कुछ शेयरिंग बेस पे आधा खर्चा लगभग भारत सरकार देगी, आधा स्टेट गवर्नमेंट देगी।
और उसमें जीपीएस लगा होगा। तो यहाँ किसी ने फ़ोन किया कॉल सेंटर पे, हमारा मान लीजिए पंचकुला है, और रिकॉर्ड हो गया कि 9:15 पे क्या है कि मेरे गांव फलाने गांव की मेरी गाय को बहुत सीरियस है, ये बीमारी है। उस गांव का जो डॉक्टर है ना, इलाके की कॉल सेंटर है ना, वो जो वैन मोबाइल वैन, उसको हम डायरेक्शन देंगे कि यहाँ इस गांव में ये समस्या है। वो फिर जीपीएस उसमें लगा होगा, वो जब उस गांव में पहुंचेगा हमें पता लग जाएगा कि ये वैन कितनी देर में पहुंची है। उसके बाद जिसने शिकायत की है हम पूछेंगे कि आपको सुविधा मिली, आपका इलाज हुआ, आपके क्या मिला। तो एक ही जिम्मेदारी हर आदमी की फिक्स करना चाहते हैं, और इस सारी का मकसद ये है कि लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, लोकतंत्र के अंदर किसान पशुपालक मालिक है। हम पशुपालन का विभाग है या कोई और अधिकारी हैं या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, चाहे मंत्री हैं, हम उनकी सेवा के लिए हैं। और इस मानसिकता को बदल करके, किसानों की सेवा करके हम इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं। जी सर, ये आपने इसके साथ ही किसानों में पशुपालन को लेकर रुचि बढ़े, इसके लिए भी आपने तमाम प्रयास किए। एक पशुधन क्रेडिट कार्ड भी योजना शुरू हुई है जिसको किसान जो है वो अपना रहे हैं, और अपनी खेतीबाड़ी के साथ साथ जो पशु है उनको भी आप पाल रहे हैं ताकि उनका और आय जो है उनकी बढ़े। देखिए, ये सही है कि किसान की आमदनी को ठीक रखना, उसके आर्थिक हालात को सुधारने के लिए कदम क्या है। पहला कदम यह है कि उसको साहूकार के चंगुल से निकालें, सस्ती पूंजी मिले, अच्छा खाद बीज जो उसकी सुविधाएं इनपुट मिले। उसके बाद उसको कोई जोखिम है फसल में वो दूर हो। उसके बाद उसको मंडी और भाव मिले। तो पूंजी उसको, पहले ज़माने में क्या होता था, सारा किसान का शोषण पूंजीपति कर जाते थे। 25%, 30%, 40%, 50% तक ब्याज कभी कर्जे से किसान नहीं निकलता था। जब से केसीसी आई है तब से 4% ब्याज पे पैसा मिला है, तो किसान के आर्थिक हालात में कुछ सुधार हुआ है। अब क्या है कि जो किसान गांव में रहने वाला अकेला जिम्मेदार नहीं है, भेड़ पालने वाला, बकरी पालने वाला, या छोटा सा गरीब आदमी है, उसके पास जमीन नहीं है लेकिन 2 भैंस वो भी पाल लेता है, 2 गाय वो पाल लेता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन एलाइड एक्टिविटीज पे आधारित है। तो उनको भी हमने ये कर दिया, पीकेसीसी पशुधन क्रेडिट कार्ड, पशु किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से 1,60,000 रुपए तक का बगैर किसी जमीन गिरवी रखे, बगैर कोलेटरल के 4% ब्याज पे पूंजी उनको दिलवाए। ये योजना बड़े जोर शोर से हमने चला रखी है, लेकिन अभी इसको 1 लाख के आसपास रिकॉर्ड बढ़े हैं, 1,000 करोड़ रुपए किसानों को मिला है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ रुपया जो छोटे छोटे गरीब आदमी हैं उनको मिल जाए। साहूकार का या महंगा ब्याज कहीं देना पड़ता है, उससे उनसे मुक्ति मिल जाए और वो अपने घर परिवार को गुजर बसर कर सके। सर, मेरा एक और सवाल है। अभी विपक्ष जो है वो एक मुद्दे पर आरोप लगा रहा है कि जो ये अब निर्यात जो बंद हुआ है उसकी वजह से किसान का नुकसान हुआ, और ये जो मौजूदा सरकार है ये किसानों की हितैषी है ही नहीं, वरना इनको निर्यात गेहूं का बंद ही नहीं करना चाहिए था, किसान को बढ़कर भाव मिलता है। इस विपक्ष के आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया में एक तो चीज़ है कि WTO साइन किया हुआ है लोगों ने। एक कोई भी देश होता है सबसे पहले अपने देश का हित देखता है। अब वहाँ कोई प्रोडक्ट करता है तो वो जरूरत के हिसाब से, मांग के हिसाब से अपनी ऊंची कीमत लेता है। आज मैं कहता हूँ कि हमारा 2,000 रुपये MSP का भाव है और व्यापारी इसको 100 रुपये प्रॉफिट पे हमारा गेहूं को सारे को बाहर भेज दे, किसानों को पैसा भी ना मिले और कल को संकट देश में भी खड़ा हो जाए। ये भारत सरकार ने अच्छा कदम उठाया है कि एक बार इस पर रोका है, सारा मैपिंग कर लेंगे। दुनिया को जरूरत है आज, तो हमारे गेहूं को हम ऐसे औने पौने दाम पे क्यों दें उनको? हम जो बेस्ट प्राइस देगा, ऊंचा भाव देगा, उसको अलाउ करेंगे। हमें ये भी देखना है कि ऐसी नौबत ना हो कि आज तो हम 2100-2200 रुपये में एक्सपोर्ट कर दें और व्यापारी अपने 100-200 के चक्कर में सारा गेहूं बाहर भेज दे, और फिर हम ऐसी नौबत आ जाए कि 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में वापस मंगाए। तो ये देश हित में, राष्ट्रीय हित में सब, और अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश डिमांड सप्लाई की चीज को देखकर राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसले लेने पड़ते हैं। केंद्र सरकार को उचित फैसला ले रहे हैं। तो आपका मानना ये है कि किसान को तो फायदा होगा, लेकिन जो व्यापारी है जिन्होंने स्टॉक किया है ये उनका नुकसान है केवल? जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस चीज से आज जो थोड़े से भाव में प्रॉफिट में किसान, जो व्यापारी है, उसको तो 2,000 में खरीद करके 2100 रुपये में बेच देगा, उसको उसके घर से कुछ लगता नहीं। तो
हमें ये देखना है कि हमारी चीज, किसान की चीज 2000 की यहाँ की है, वो 3 में बिक सकती है, 4 में बिक सकती है, तो किसान, देश को भी फायदा होगा, व्यापारी को भी ज्यादा फायदा होगा, किसान को भी अपने बढ़ा हुआ भाव मिलेगा। ये जरूर है कि 10 दिन 15 दिन की लेट हो सकता है वो। सर एक अंतिम सवाल है, हरियाणा के किसान अभी जो है वो जिस क्षेत्र में कॉटन की खेती होती है वहाँ कॉटन की बिजाई कर रहा है, धान की बिजाई अभी शुरू हो जाएगी, आप किसानों से कुछ कहना चाहेंगे, किसानों से कोई अपील आपकी? नहीं, मैं तो एक तो धान के किसानों से अपील करता हूँ कि DSR विधि से धान बोएं, पानी बचाएं, और अगर धान की बजाय कोई और चीज़ कर सकते हैं, बागवानी का और का, तो वो करें, हमारी योजना का लाभ उठाएं। और जो कॉटन के किसान हैं उनको तो मैं बधाई देता हूँ कि इस साल जो कॉटन के भाव हैं, इतिहास में इतने महंगे कभी नहीं बिके, 12 से 14 हज़ार रुपये क्विंटल कॉटन बिक रही है। तो गर्मी की समस्या है, तो उनको थोड़ी सी बिजली की समस्या थी, उसका समाधान हमने कर दिया है। और किसानों को हम यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को, वाइस चांसलर को खेतों में भेज रहे हैं, वहाँ गोष्ठियाँ कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से कौन सी विधि से करना चाहिए जिससे उनको अच्छी फसल मिले। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर दलाल साहब का ये कहना है कि हम किसान के साथ बीज से लेकर बाजार तक साथ हैं, चूंकि किसान को बीज पर सब्सिडी के साथ ही बाजार में किसान को उसकी उपज का उचित रेट मिले, MSP पर खरीदो, MSP से अगर बढ़कर रेट मिल रहा है तो ये किसान के लिए और ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए किसान के साथ सरकार हर कदम पर है, और उसके साथ ही किसानों को पशुपालन के साथ भी लगातार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसान की आमदनी और ज्यादा बेहतर हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़।